Hello everyone, I welcome you all to my channel Be Adunic. Be Adunic is a learning platform for qualifying many competitive exams like DSSB, CTET, KBS, LBC and so on. अगर आप भी करना चाहते हैं इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और आपके कोई भी डाउट्स और सजेशन है तो मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में. So let's start your study goal with me in Be Adunic. Thanks for watching. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे. तो आपकी पढ़ाई की तरफ हम लेकर आए हैं एक और वीडियो विच इज़ रिलेटेड विद जनरल अवेयरनेस MCQ. जनरल अवेयरनेस MCQ. सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो ऐसे ही कहीं से भी रैंडमली पिक क्वेश्चन नहीं है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्ज़ाम. ठीक है. सो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हमारी वीडियो में कवर किए जा रहे हैं वो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. कहीं से भी रैंडमली पिक क्वेश्चंस नहीं हैं. प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और आने वाले हमारे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस हैं. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी वीडियो देखते हैं जिसमें 50 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन हो और फिर उसमें से काम के क्वेश्चन वही 5 या 10 क्वेश्चन निकलते हैं. तो उससे बेटर है कि आप मेरी वीडियो देखिए जिसमें कि आपको 10 क्वेश्चन, बट वो 10 के 10 ऐसे क्वेश्चन हैं विच इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट. ओके फ्रेंड्स. और एक बात और है कि जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि वीडियो देखने का तभी बेनिफिट होता है जब आप उससे कुछ लर्न करें, उसका कुछ आउटपुट निकले. तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाऊँ, आप उस क्वेश्चन को सुनकर समझकर पॉज करिए और या तो ऑप्शन में से अगर आपको नहीं भी आता है तो एक गैस करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मेंशन कीजिए. और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए क्रॉस चेक है. आप कमेंट सेक्शन में जितनी बार आप कमेंट में उसका आंसर मेंशन करोगे ना और आप देखोगे आंसर सही निकलेगा तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंट आएगा अपने लिए भी और दूसरों को भी लगेगा कि हाँ, कमेंट सेक्शन में ऐसे कितने लोग हैं जो अच्छे आंसर कर रहे हैं, जो करेक्ट आंसर कर रहे हैं. ठीक है. कंपटीशन में उतरना काफ़ी नहीं होता है. कंपटीशन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो ये जानना बहुत ज़रूरी है. ये मैं हर बार बोलती हूँ, इसीलिए मैं बताती हूँ कि यहीं पर आप वीडियो देखते देखते अपने आप को एनालाइज कर सकते हो अगर आप कमेंट सेक्शन का इस तरह से यूज़ करें तो. बाकी की मर्जी है. चले तो आज के देखते हैं हमारा व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. कि देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंट तो क्या साथ में मिल दिया है मैंने. एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़. ऑप्शंस आपके सामने हैं. बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स, द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स. तो एंटोमोलॉजी जो है, एंटोमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़. यहाँ पे आपको मैंने ये क्लू दिया है जो आपको क्लियरली विजिबल है. सो इट इज़ इंसेक्ट्स. ठीक है. ये देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कुछ चीज़ों का सर्वे किया जाता है या कुछ चीज़ों पे जब भी स्टडी होती है तो उसके अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं. उसको लाइक इंसेक्ट में एक ही तरह का इंसेक्ट नहीं आता है ना. आप यहाँ देखिए पिक्चर में कितने अलग अलग तरह के यहाँ पे इंसेक्ट्स हैं. हम जितने भी तरीके की कैटेगरी है इंसेक्ट्स की उन सबको पकड़ा जाता है, उन सबको रखा जाता है, सर्वे किया जाता है, रिसर्च करी जाती है उन पे, तभी हमारे पास न्यू अपडेट्स उनसे रिलेटेड आती हैं. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं. मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी 1-2 क्वेश्चन इस तरह के डाले हैं, आप उनको जाके ज़रूर वॉच करिए. दे आर हाईली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ लॉन टेनिस. ठीक है. आप बोलोगे लॉन टेनिस, आई नो बहुत कम लोग घूमते हैं बट हम कुछ नहीं कर सकते. एग्जामिनर है, वो हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं. 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो टर्म यूज़ होती है लॉन टेनिस में. जैसे कि क्रिकेट सबने देखा होगा. क्रिकेट में हम बोलते हैं ना LBW हो गया है ना. तो क्या होता है वो, अब ऐसे ही टर्म दिख दी जाती है कि स्टंप आउट हो गया है ना, ऐसे ही टर्म्स होती हैं. तो वो अगर लिखा हुआ आएगा तो आप बोलोगे क्रिकेट में. तो इनमें से एक टर्म है जो यूज़ होती है लॉन टेनिस में. तो क्योंकि बहुत मुझे लगता नहीं ज़्यादा लोग लॉन टेनिस के बारे में जानते, तो सीधा आंसर देख लेते हैं. तो ये एक टर्म है वॉले जो यूज़ होती है लॉन टेनिस में. ये देखिए लॉन टेनिस इस तरह से खेला जाता है, ये देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आशा इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और मुझे लगता है कि इतनी स्कीम्स हैं आज के टाइम में जो हमको पता नहीं है. ठीक है. तो इस पर आप टेंशन ना लीजिए. सारी की सारी जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स है ना एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, उस रिलेटेड मैं स्कीम के लिए अलग ही वीडियो बनाऊंगी. बट ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो प्रीवियस 2-3 एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है.
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिड डे मील स्कीम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो आप बताइए इसमें से, पॉज करिए वीडियो, जिसकी तैयारी हो रही है वो बताइए कमेंट सेक्शन में, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए चलो मैं आंसर बताती हूँ। दैट इज़ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, तो आशा इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब ये देखिए आशा की, आशा का लोगो इस तरह से होता है। आशा की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आशा है। अब आशा से रिलेटेड इतना डीपली तो वो नहीं पूछेंगे आपसे कि आशा में होता क्या है, बट फिर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ बताया ना कि कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को जिनको चूज़ करते हैं आशा के अंडर, ठीक है, वो क्या करते हैं, रूरल एरिया में जाते हैं, उनको ना हाइजीन कंडीशन के बारे में और भी उनके अंदर हेल्थ कंडीशन के बारे में जाके अवेयर कराते हैं। लाइक बहुत सारे लोग जो जागरूक नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं रूरल एरिया में, तो आशा के अंदर जितने भी लोग आशा एक्टिविस्ट हमारे कह सकते हो आशा के अंदर इनरोल होते हैं, वो सारे रूरल एरिया में जाके उन लोगों को इनके बारे में अवेयर कराते हैं कि हाइजीन से कैसे रहें, अपनी हेल्थ में क्या मेंटेन करें। ठीक है फ्रेंड, और आपको और डीपली पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जो भी आपको चाहिए कि आपको उसके लिए डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट में बताइए मुझे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि आशा की किसके अंडर आती है आशा स्कीम, और आशा की फुल फॉर्म क्या है, तो दोनों मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, which portal is launched for better coordination among the ministries of power, coal and Indian railways for coal supply to power plants। तो ये एक कह सकते हो आप करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़ी डील होती है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। और देखो नाम भी काफ़ी ज़्यादा, कोयला, प्रकाश, सांस, संकल्प, सब ऐसे होता है कि जब एग्जाम में आता है ना तो लगता है हाँ यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि कोल सप्लाई से रिलेटेड है तो कोयला हो सकता है, बट ये सारे हमारे को कन्फ्यूज़ करने के लिए होते हैं। इसीलिए पहले पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है, हमेशा हर चीज़ नाम से नहीं होती है डिपेंड। ये देखिए आंसर क्या है इसका, प्रकाश। ठीक है, प्रकाश पोर्टल इज पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हारमोनी। इट वाज लॉन्च इन अक्टूबर 2019। तो रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है पोर्टल। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म देखिए, कोयला तो आता है बट ये टर्म का नाम कोयला नहीं है, टर्म का नाम है प्रकाश। ठीक है, तो रिसेंट की चीज़ है, एग्जामिनर में आगे पूछी जा सकती है, हाईली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडो चाइना वॉर हैपन। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं ये तो नहीं कह सकती करंट है, लेकिन हम इसको बोल भी नहीं सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी भी ये क्वेश्चन उठ सकता है। और आप क्वेश्चन देखोगे तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, आई थिंक यूएनओ का हमने पढ़ा था, उसमें मेंबर्स मैंने आपको बताए थे कि 193 मेंबर्स कंट्रीज़ होती हैं, बट जब ऑप्शंस में दिया जाता है तो ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, 191, 192। यहाँ पे ये सीधा एग्जांपल है, ये एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, और आप इसके भी ऑप्शन देखिए कितने क्लोज हैं, 192, 1962, 1965, 1963, 1971, सारे इतने क्लोज है कि आपको लग रहा होगा हाँ पढ़ा था, 1960 की रेंज में था, बट आपको एक्यूरेट पता होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सो इट एग्जैक्टली इट इज़ 1962। ये देखो 1962 इंडो चाइना वॉर। अगेन मैं बोलती हूँ कि मैं पिक्चराइजेशन इसलिए डालती हूँ अपनी मोस्टली स्लाइड्स में, क्योंकि पिक्चराइजेशन को, उस पिक्चर को एक बार देखने के बाद हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पिक्चर स्टोर हो जाती है। अगर हमारे को क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आएगा तो हमारे को पिक्चर क्लिक करेगी और कहीं ना कहीं से हमारे दिमाग में लगेगा कि हाँ फिगर याद आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इंडिया वॉज अटैक्ड ऑन October 20, 1962 इन what famously came to known as Sino-India War of 1962. The war continued for about a month and ended on November 21st after China declared a ceasefire. ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता ही है और पूछा जाता है कि कब हुआ। कई बार ये इंडो चाइना वॉर के नाम से नहीं, सीनो इंडिया वॉर के नाम से भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का नाम, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A biofortified variety of carrot called Madhuban gajar has been developed by scientists of which of the following states? तो अब मधुबन गाजर आपको पता है पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे ये
क्रिएट किया है मधुबन गाजर को, कह सकते हो आप उगाया गया है, एंड द आंसर इज गुजरात। ये देखिए, द फार्मर साइंटिस्ट फ्रॉम गुजरात हैज़ डेवलप्ड अ बायो फोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ कैरेट कॉल्ड मधुबन गाजर। दिस वेराइटी ऑफ कैरेट हैज़ हाई बीटा कैरोटीन एंड आयरन कंटेंट। ये देखिए, गाजर तो गाजर जैसी ही है, बट आई थिंक इसके अंदर कुछ तो उन्होंने ऐसा मॉडिफाइड करा होगा जिसकी वजह से इसके अंदर हाई बीटा कैरोटीन और आयरन कंटेंट है। ठीक है, ऑल्दो नॉर्मल गाजर भी खाने के लिए बहुत अच्छी होती है, बट ये उसको और ज़्यादा बायो फोर्टिफाइड करके आपको दिया जा रहा है। तो मेरे को लगता है इसका नाम भी इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ मधुबन भी आ सकता है, व्हाट इज़ मधुबन, है ना, व्हाट इज़ मधुबन भी आ सकता है कि वो ऑप्शन में दे देगा आपको कि क्या है, कैरेट है, पीज़ है, बट पोटैटो है, व्हाट काइंड ऑफ इट इज़। गुजरात से है वो तो आया ही है। और नेक्स्ट ये आ सकता है कि वो किस चीज़ का उसमें जो है उसको मॉडिफाई किया गया, तो उसमें क्या चीज़ आपको एक्स्ट्रा दी गई है, क्या चीज़ उसमें हाई है, तो उसमें भी बीटा कैरोटीन और बीटा अल्फ़ा बीटा बहुत बना देते हैं ऑप्शन। तो एक ही स्लाइड में 2-3 चीज़ कवर हो गई हैं, आपको बस फोकस्ड होकर पढ़नी है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फॉर द ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड टूर्नामेंट्स द डायमेंशंस ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट आर। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत टाइम से आते जा रहे हैं, किसी ना किसी से रिलेटेड वो पूछ ही लेते हैं, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि आप हर चीज़ को याद कर लो, बट एटलीस्ट जो पूछा गया है प्रीवियसली वो तो हमेशा माइंड में होना चाहिए। सो दैट इज़ 28 मीटर इंटू 15 मीटर। ये देखिए, ये बास्केटबॉल का कोर्ट होता है और ये उसकी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। वैसे तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कह सकते हो आप कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट क्योंकि हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम सेक्शन वाइज नहीं कर सकते हैं, ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं DSSB, CTET, KVS, ये अपना जनरल अवेयरनेस में हर एक फील्ड से एक एक क्वेश्चन डालते हैं, फिल्म से, स्पोर्ट्स से, ठीक है, इकोनॉमिक्स से, जनरल साइंस से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इस तरह से हमेशा कॉम्बिनेशन ही बनता है। तो ये वैसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बट इट कैन बी आस्क्ड इन अ जनरल अवेयरनेस एज वेल। क्वेश्चन है फ्रेंड, डंपिंग क्या होता है। यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन है, ये देखिए आंसर मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज़ डंपिंग। फ्रेंड, डंपिंग जैसे आप पढ़िए, सेलिंग ऑफ गुड्स अब्रॉड एट अ प्राइस वेल बिलो द प्रोडक्शन कॉस्ट एट द होम मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इसको सिंपली बस आप इस चीज़ से समझिए कि कोई भी चीज़ मानो इंडिया में बनाई, ठीक है, इंडिया में कोई चीज़ बनी है 10 रुपये में, उसका कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये, सेलिंग प्राइस तो हमेशा ज़्यादा ही होता है, जितने की उसकी लागत आई है 10 रुपये, हमेशा उसको बेचा तो थोड़ा एक्स्ट्रा में ही जाता है ना, प्रॉफिट तो होता ही है, थोड़ा उस पर एक्स्ट्रा टैक्स वगैरह भी लगते हैं। ठीक है, तो डंपिंग में क्या होता है ना, अगर कोई चीज़ 10 रुपये की बनी है, उसकी कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है, बट उसको उससे भी लोअर प्राइस में, वो भी अब्रॉड में सेल किया जाए, उसको कहते हैं डंपिंग। लाइक जस्ट एग्जांपल ले लो, मैंने यहाँ पे मैंने एक फ़ोन डेवलप किया है, अपना फ़ोन की मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करी है, मेरा एक फ़ोन का प्रोडक्शन कॉस्ट है 5000, बट मैं उसको अपनी किसी भी नेबर फॉरेन कंट्री में बेच रही हूँ 3000 में। तो अब आप बोलोगे उसमें क्या फ़ायदा, उसमें तो लॉस हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को डंपिंग कहते हैं, बट इसके अपनी एक अलग ही फ़ायदे और अलग चीज़ होती है, इकोनॉमिक्स की स्टडी है, बट उसको ऐसा करा क्यों जाता है वो मैंने यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें लिखी हैं। टू फाइंड अ प्लेस इन फॉरेन मार्केट, टू सेल सरप्लस कमोडिटी, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, न्यू ट्रेड रिलेशन। मान लो अभी मुझे पता है मेरा फ़ोन लॉस में जा रहा है, बट अभी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे अपने फ़ोन को किसी भी तरह मार्केट में उतारना है। लोग एक बार जान लें कि इस नाम का एक फ़ोन है, एक बार अगर लोगों को फ़ोन पसंद आ गया, ये दो सबको ही पता है, अगर कोई चीज़ किसी को पसंद आ गई तो चाहे 3 रुपये की हो चाहे 10 रुपये की हो, बाद में वो अगर उसकी क्वालिटी और उसकी चीज़ से लाइक सेटिस्फाइड है तो पीपल्स उसको हमेशा बाय करते हैं। तो यही डंपिंग का क्या होता है, अब 5000 में अगर आप फ़ोन दोगे, 5000 में तो बाकी भी मिल रहा है, तो न्यू प्रोडक्ट क्यों ट्राई करेगा कोई भी कस्टमर। लेकिन अगर 5000 की चीज़, लाइक बाहर तो खैर वो 5000 से ज़्यादा की ही उनको मिल रही होगी, बट वो 3000 में मिल रही है, तो कुछ ना कोई ट्राई तो करेगा, वो देखेगा नहीं यार सस्ती है बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, चीज़ें बहुत अच्छी है, तो आपने क्या करा, अपना एक मार्केट सेट कर लिया है वहाँ पे। ठीक है, डंपिंग के थ्रू आपने थोड़े टाइम लॉस उठाया, लेकिन आपने कस्टमर बना लिए, अपना नाम बनाया, लोगों को पता चला कि आपकी जो चीज़ है वो कितनी रिलायबल है, क्या उसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद अगर आप उसको 3000 से 4000 करोगे, 5000 करोगे, 6000 करोगे ना, तो धीरे धीरे करोगे तो लोगों को पता है यार नहीं यार चीज़ तो अच्छी है, ठीक है ना, तो हम इसी को बाय करेंगे। तो अब ये एक इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, ये ट्रेंड होता है कि व्हाट दैट इज़ द डंपिंग। तो सिर्फ एक अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश करना है, अपने न्यू प्रोडक्ट इनिशिएट कराने हैं। एक यहाँ पे एक ये बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन है, सरप्लस। अगर आपके पास कुछ ऐसा
प्रोडक्शन हो गया है, जिनमें बहुत सारा चीज़ बन गई है और वो आपको पता है थोड़े टाइम के बाद वेस्ट हो जाएगी, तो आप क्या करते हो, निकाल देते हो उसको, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। तो बहुत सारे फैक्टर, डंपिंग एक बहुत बड़ा टर्म है, बट यहाँ पे पूछा तो मैंने कहा कुछ ये तो आपको एटलीस्ट समझाऊँ कि होता क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या चीज़ है, वो तो एक बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम ऑन March 5, 2020। रीज़न क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल, क्योंकि ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये CTET, DSSB, KBS हमारी टीचिंग से रिलेटेड है, टीचिंग हमारे स्कूल से रिलेटेड है। तो स्कूल से रिलेटेड अगर कोई भी स्कीम होती है, स्कूल से रिलेटेड कुछ भी ऐसा है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ भी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्कीम जो है देखते हैं किसने लॉन्च करी है, जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ पे एक बार पिक्चर भी देख लो तो आपको थोड़ा सा माइंड में आइडिया रहेगा, अगर क्वेश्चन पूछते तो वेरी रिसेंट है, पूछा जा सकता है। द एम ऑफ दिस स्कीम इज़ टू इंश्योर गुड हेल्थ ऑफ एवरी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स शुड बी मेड अवेयर अबाउट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नॉमिनेटेड 2 साइट्स नेमली, यहाँ पे डैश है, टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट फॉर द ईयर 2020। अब इनमें से ऐसे 2 नाम हैं जिसको हमारी इंडिया ने, आपको पता होगा हर एक चीज़ के लिए लिस्ट निकलती है जिसमें हमारे हेरिटेज साइट्स इंक्लूड होते हैं, हम उसको सर्च करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी हेरिटेज साइट्स कौन सी हैं। तो अभी फ़िलहाल 2 नाम हमारे को कह सकते हो कि नॉमिनेट हुए हैं। वो 2 नाम कौन से हैं, धोलावीरा एंड फोर्ट ऑफ डेक्कन सल्तनत। ये देखिए, ये उनके बारे में कुछ है। वैसे तो ये पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये सब पढ़ने का मुझे लगता नहीं कोई फ़ायदा है। मेनली इंपॉर्टेंट यही था कि हमको बस पता हो कि फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत है और धोलावीरा है, इन 2 को हमारे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए नॉमिनेटेड किया गया है फॉर द ईयर ऑफ 2020, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।